हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु स्वागत करता है आपका एक नए क्लास में साइंस सीरीज़ में। ये अभी आपको चलाएंगे पहले हम जीव विज्ञान, पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी चलेगी और बायोलॉजी ख़त्म होगी तो फिजिक्स केमिस्ट्री। ये अल्टरनेटिव क्लास चलाएंगे, एक दिन जीव विज्ञान की चलेगी और दूसरे दिन जो है खेल कूद की टॉपिक, वो भी इम्पोर्टेंट है। खेल कूद की जो पर्सनल लूसेंट के बुक में दिया गया है, खेल कूद का जो चैप्टर टॉपिक है वो उसको कवर करेंगे। अल्टरनेटिव एक दिन ये चलेगी जीव विज्ञान, एक दिन ये चलेगी और जब खेल कूद ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरा हम कोई स्टार्ट करेंगे लूसेंट में ही। ये 2025 की लूसेंट है। साइंस स्टार्ट करते हैं, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है साइंस भी, क्योंकि साइंस से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान। आज इसकी पहली क्लास होने वाली है। इसमें आज हम चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर हम देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात है कि जीव विज्ञान यानी अगर हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान आखिर हम बोलते किसको यानी कहते क्या हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर जो है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो है बायो का अर्थ जीवन लाइफ और लोगोस का अर्थ है अध्ययन स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। फ्रांस और ट्रेवियन जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। लेमार्क जो है फ्रांस और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे, वो वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं की अगर बात की जाए, जैसे कि हम बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। पूछता है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन जो कहलाता है पिसीकल्चर। मत्स्य पालन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन। कवकों का अध्ययन कहलाता है आपको माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपको एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो कहलाता है डेंट्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंट्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्फियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्फोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। काष्ठी पैरों का संवर्धन। काष्ठी पैरों का संवर्धन कहलाता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। काष्ठी पैरों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। उद्यान विज्ञान कहलाता है आपको हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। फूलों की अगर खेती के बारे में बात करें तो फ्लोरिकल्चर और फूलों के अध्ययन के बारे में बात की जाए तो एंथोलॉजी कहलाता है। घास का वैज्ञानिक अध्ययन। घास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रिस्टोलॉजी। घास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रिस्टोलॉजी। और पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन जो कहलाता है आपको हाइड्रोपोनिक्स। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जो कि 384 से लेकर 322 बीसी के काल में हुआ था, उन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। कौन? तो अरस्तु ही किए थे। इसीलिए अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता था? अरस्तु को। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर जूलॉजी भी कहते हैं। यानी फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कौन है? तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांत के प्रवर्तक की बात की जाए, जैसे कि नियम सिद्धांत दिया है, प्रवर्तक दिया गया। या नियम सिद्धांत किसने दिया है? अनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया? तो मेंडल ने। अनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया? तो मेंडल ने दिया है।
जीव सिद्धांत किसने दिया? तो D.H. मॉर्गन ने, D.H. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? हर्टविग ने, हर्टविग ने। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम जो किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम जो किसने दिया? लेमार्क ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? तो डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। द्विनाम पद्धति के जो जनक है किन्हें कहा जाता था? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जनक है। इन्होंने ही जो कोई भी जीव का वैज्ञानिक नाम दिया, कोई भी पदार्थ का वैज्ञानिक नाम दिया। DNA द्विकुंडल मॉडल, DNA का द्विकुंडल मॉडल जो किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आज जीवधारियों का वर्गीकरण, वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। जीवधारियों का वर्गीकरण चैप्टर 1 शुरू करते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। अरस्तु के द्वारा जो समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। एक है जंतु समूह और दूसरा क्या है? वनस्पति समूह। पहला है जंतु समूह और दूसरा है वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण, लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को जो है 2 जगत, पादप जगत व जंतु जगत में विभाजित किया है। पहले कौन है? पादप जगत और दूसरा कौन है? जंतु जगत, यानी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में विभाजित किया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। तो कहीं पूछेगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं? तो लिनियस को कहा जाता है। 1735 में कार्ल लिनियस ने प्राकृतिक का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगत में दिया था। 1735 में जो कार्ल लिनियस ने प्राकृतिक का वर्गीकरण जो है 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया था। एक है पादप जगत एवं दूसरा है जंतु जगत। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था। सिस्टेमा नेचुरी में क्या किया? तो खनिज को भी जो है एक अलग वर्ग में रखा था, लेकिन आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। वास्तव में प्राकृतिक के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि 1866 में अर्नेस्ट हिक्कल ने प्रस्तावित किया था। क्या कह रहा है कि वास्तव में जो है प्रकृति के 3 जगत के वर्गीकरण का जो प्रतिपादन है लिनियस ही नहीं बल्कि अर्नेस्ट हिक्कल ने किया था। यानी 3 जगतों का वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नेस्ट हिक्कल ने दिया था, जिसमें पादप कौन कौन है? तो पादप है, जंतु है एवं प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा, पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल है। किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हिक्कल ने। जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण, जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। यानी परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो व्हिटेकर ने दिया था। सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसी को है ना 5 जगत में कन्वर्ट कर दिया गया 1969 में। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से 5 जगत में बांटा गया है? तो आपका पहले आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अब मोनेरा के बारे में पढ़ा जाए। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु जो है साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। तंतुमय जीवाणु भी जो है इसी जगत के भाग है। किसके? तो मोनेरा जगत के। प्रोटिस्टा के बारे में बात की जाए तो इस जगत में विविध प्रकार के एकोकोशिकीय प्रायः जलीय एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। यानी प्रोटिस्टा में क्या किया गया है कि इस जगत में विविध प्रकार के एकोकोशिकीय प्रायः जलीय एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित जो है युगलेना इसी जगत में है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलेना जो है वो आपको प्रोटिस्टा के ही संदर्भ में आते हैं, प्रोटिस्टा के ग्रुप में ही आते हैं। याद रखिएगा युगलेना किस जगत का है? तो 5 जगत का प्राणी है, वो भी 5 जगत है। किसका? तो प्रोटिस्टा का। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। कौन? युगलेना।
सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित अंतर साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। यानी सूर्य की अगर उपस्थिति रहेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण भी करेगा स्वपोषित, और नहीं रहेगा तो इतर पोषित बन जाएगा। इसके अंतर्गत साधारणतः जो है प्रोटोजोआ आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ जो है इसी के यूग्लिना सदस्य का ही समूह है, मतलब उसी के समूह का क्या है तो जीव है। पादप यानी प्लांटिंग के बारे में बात की जाए तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। इस जगत में जो प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जो है जीव सम्मिलित है, जैसे कि शैवाल, मॉन्स, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के क्या है तो अंग है, इसी जगत के अंग है। कवक के बारे में बात की जाए तो फंगी की, इस जगत में यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। क्या होता है तो अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषित होते हैं। क्या होते हैं इतर पोषित होते हैं सभी। ये परजीवी अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन नामक जटिल संकरा की बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति है काइटिन नामक जटिल संकरा की बनी होती है। जंतु यानी एनिमल के बारे में पढ़ा जाए तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु जो है समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव जो है सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं तो मेटाजोआ भी इनको कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। किसके तो जंतु यानी एनिमल के। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति क्या है तो स्पेसिफिक है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है तो जाति है। क्या है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई पूछेगा तो किसे कहा गया है तो जाति को कहा गया है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति अब किस प्रकार से दिया गया, लिनियस ने दिया था। 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, उन्होंने दिया था क्या द्विनाम पद्धति। उन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम क्या है तो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर क्या बना है तो द्विनाम पद्धति। द्विनाम जो इनका नाम दिया गया है, पहला शब्द वंश का नाम होता है, पहला शब्द जो है वंश का नाम होता है, तथा दूसरा जो है जाति का नाम। पहला होगा आपको वंश और दूसरा क्या होगा जाति, स्पेसिफिक नाम, और वंश मतलब जेनेटिक नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस लिन के क्या किसका नाम है तो मानव का। इसमें क्या कहा गया कि जो वैज्ञानिक खोजेंगे उसका नाम, वंश का नाम और जाति का नाम, ये तीनों मिल के बनेगा। वास्तव में क्या होगा तो वंश और जाति, इसीलिए द्विनाम पद्धति बोला गया उनको। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति क्या है तो सेपियंस है, उसी की क्या सेपियंस है। और लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा था, इसीलिए जो होमोसेपियंस लिन कहा जाता है मानव को। होमो हो गया, होमो क्या है तो वंश का नाम, और सेपियंस जो है क्या है तो उसका जाति, और लिन हो गए वैज्ञानिक। ठीक है, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम पूछता है एग्जाम में, जैसे कि मनुष्य को तो पता है आपको होमोसेपियंस। ठीक है, और मेढक यानी फ्रॉग को कहा जाता है राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है तो मेढक का। बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका किसका नाम है बिल्ली का। कुत्ता यानी डॉग का है कैनिस फैमिलिस किसका है कुत्ता का। गाय का बॉस इंडिकस, गाय का क्या नाम है बॉस इंडिकस। मक्खी का क्या नाम है तो मक्का किसका वैज्ञानिक नाम है तो मक्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मक्का डोमेस्टिका। आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है तो आम का। धान यानी राइस, इसका नाम है ओराइजा सटिवा किसका नाम है तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या है ओराइजा सटिवा। आपका गेहूं यानी वीट, गेहूं का क्या है तो टिटिकम एक्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है तो गेहूं का। मटर के बारे में बात की जाए तो पिक्सम एस्टिवियम जो है किसका नाम है किसका जो वैज्ञानिक नाम है तो मटर का। सिस्टर एरेंटिनम किसका नाम है तो चना का।
उसके बाद ब्रासिका, ब्रासिका किसका नाम है? तो सरसों का, ब्रासिका कैप्टेरियस, ब्रासिका कैपेसिटरिस, ठीक है, कैपेसिटरिस, ब्रासिका कैप्टेरिस किसका नाम है? सरसों का। ब्रासिका कैपेसिटरिस किसका नाम है? सरसों का, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्टर्ड है बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए चैप्टर 1 खत्म भी हो गया। आप चैप्टर 2 पढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान चैप्टर 2 कोशिका विज्ञान पढ़ते हैं। पहला है कि जीव द्रव क्या है आपको? जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव का नामकरण जो है पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। जीव द्रव का नाम जो है पुरकिंजे द्वारा रखा गया था सन 1839 में। जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। पूछता है, यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसीलिए जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव को क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। कोशिका के बारे में बात की जाए, कोशिका द्रव की, तो कोशिका द्रव का होता है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव का साइटोप्लाज्म। जीव द्रव पढ़ लें कि जीव द्रव को जो दो को जीवन भौतिक आधार कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जीव द्रव जो है एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो इसी के द्वारा होती है। जीव की सारी जैविक क्रिया किसके द्वारा होती है? तो जीव द्रव के द्वारा ही होती है। इसीलिए जीव द्रव को जो है जीवन का भौतिक आधार कहा गया। जीवन का भौतिक अधिकार किसे कहा गया? भौतिक आधार किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा कि जीव द्रव को कहा गया है। जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है आपको कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव यानी इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इंग्लिश में कहीं के लिखा रहता है। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। क्या? तो कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव के बारे में बात की जाती है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कौन? तो केंद्रक द्रव। जीव द्रव का 99% भाग जो है निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव का 99% भाग जो है निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन जो है 2.5%। जीव द्रव का 99% भाग जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। जीव द्रव का लगभग जो है 80% भाग जल होता है। जीव द्रव का लगभग कितना % भाग जल होता है? तो 80% भाग इसका जल ही होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो है 81.19 होता है। याद रखिएगा कि जीव द्रव में जो है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात है कितना होता है? तो 81.19। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल यानी कोशिका। पूछा ही जाता है यहाँ से एग्जाम में। कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका यानी सेल इंग्लिश नाम है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहा गया है? तो कोशिका यानी सेल को। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। इन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की थी। किसमें? कॉर्क में। कॉर्क में क्या किए थे? तो कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वॉन लीनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज की थी। सेवाल एस्पेरोगेरा के बारे में पढ़े। यह पहले जीवित कोशिका थी। पहले जीवित कोशिका क्या थी? तो सेवाल एस्पेरोगेरा, जिसे ल्यूनहॉक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। ल्यूनहॉक ने देखा था किसको? सेवाल एस्पेरोगेरा को। यह जो है पहली जीवित कोशिका है। इनको माइक्रोस्कोप से पहली बार ल्यूनहॉक ने देखा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है माइकोप्लाज्म है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन है? तो माइकोप्लाज्म है। और ग्लेसियोपेक्टिकमा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म क्या कहते हैं? गैलिसोपेक्टिकमा की है। माइकोप्लाज्म ग्लेक्सोपेक्टिकमा की है सबसे छोटी। ये पूरा नाम एक ही है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है माइकोप्लाज्म क्या कहते हैं? गैलिसोपेक्टिकमा। नाम भी थोड़ा अजीब है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी अगर बात की जाए
तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी बोला जाए तो माइकोप्लाज्म ग्लेसिपेक्टिकमा, ठीक है। और सबसे पहले बोला जाए तो सेवाल एस्पेरोगेरा की। सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात की जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। देखिए बड़ा, छोटा और लंबा तीनों देख लिया। लंबा किसका है तो कोशिका यानी कोशिका तंत्र का तंत्र की। अब आते हैं, एक पॉइंट दिया है बॉक्स में, कोशिका का औसत संगठन जो है अवयव और कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, यानी जल में जो कोशिकीय भार का प्रतिशत कितना है 70 से 90%, प्रोटीन में 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट में 3%, लिपिड में 2%, न्यूक्लिक अम्ल में 5 से 7% और आयन में बस 1%। सबसे कम हो गया आपको आयन में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1838-39 ईस्वी में मैथियम स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रेडोल्फ ब्रिजो ने 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। पहली बार रेडोल्फ ब्रिज 1855 ने स्पष्ट किया कि 1855 ईस्वी में रेडोल्फ ब्रिजो ने ही स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है। मतलब किसने कहा था पहली बार कि कोशिका विभाजित होती है? तो रेडोल्फ ब्रिजो ने, ठीक है। और कोशिका निर्माण कैसे होता है? देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियस स्लाइडेन ने दिया था, याद रखिएगा, और थियोडर स्वान ने किया था। दोनों मिलकर, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने। इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये तो खोज किए, प्रतिपादन किए, बट ये बता नहीं पाए कि इनका निर्माण कैसे होता है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। पहली बार रेडोल्फ ब्रिजो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। यही बताया कि कोशिका विभाजित भी होती है। नई कोशिका का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। मान लीजिए ये क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। अगर ये विभाजित हो गया तो ये अलग कोशिका हो गया और ये अलग कोशिका हो गया, और दोनों में अपना अपना क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। यानी सबका अपना अपना जो कोशिका में जीव द्रव, केंद्रक, न्यूक्लियस सभी प्रेजेंट हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा। अगर ये भी विभाजित हो जाएगा तो ये अलग कोशिका हो जाएगा, ये अलग कोशिका हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें अगर पढ़ा जाए तो सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव जो है कोशिका या तो कोशिका उत्पाद से ही बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है, यानी कोई खुद ही नहीं बनता है, बल्कि कोई टूट कर बनता है, विभाजित होकर ही बनता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। केंद्रक क्या होता है? उसका न्यूक्लियस बताएं कि सभी कोशिका में अपना अपना न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, उसी का वो मुख्य अभिकर्ता होता है, क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ये कोशिका जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म एवं प्यूरोनिमोनिया समजीवी पीपीएलओ में मिलते हैं, ठीक है। पीपीएलओ में मिलती है। इसका मूलभूत संगठन, इसका जो मूलभूत संगठन है, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। क्या होता है कि मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद जो है एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। सभी प्रोकैरियोटिक में होती है। क्या क्या होती है? तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। क्या? तो कोशिका भित्ति। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। कोशिका में जो है साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वह जो एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। जीमोनिक डीएनए के अतिरिक्त जो है एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणुओं में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो है डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। एक प्रतिजीवी के क्या होते हैं? तो प्रतिरोधी होते हैं।
प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणुओं की बाहरी डीएनए के साथ क्या होते हैं, तो रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी होते हैं। प्लाज्मिड के जो होते हैं डीएनए वृत्त जीवाणुओं का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु क्या होते हैं, तो उपयोगी है। राइबोसोम के बारे में पढ़ा जाए कि राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम के अलावा जो है प्रोकैरियोटिक में जो है यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं, उसमें यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाएंगे राइबोसोम, लेकिन प्रेजेंट रहेंगे। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका विशेषकर जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण होता है, आवरण मिलता है। मतलब अधिकांशतः क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, बाह्य परत क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव झिल्ली होती है, जीवद्रव झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य क्या होता है, तो भिन्न है। यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। कुछ में यह ढीली अच्छत होती है, जिसे क्या कहते हैं, अवपंख परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवपंख परत कहते हैं। वह दूसरे में जो है यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है। दूसरे में क्या होती है, तो मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है। उसे क्या कहते हैं, संपुटिका, संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। याद रखिए, कोशिका यानी कोशिका के आकार को निर्धारित कौन करती है, तो कोशिका भित्ति करती है। कोशिका भित्ति ही होती है जो कोशिका के आकार को निश्चित करती है। कैसा होगा, वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है। वो सशक्त संरचनात्मक भूमिका क्या करती है, तो प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव झिल्लिका प्राकृतिक में अर्धपरागम्य होते हैं। जीवद्रव झिल्लिका जो है प्राकृतिक में कैसी होती है, तो अर्धपरागम्य होती है, और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीवद्रव झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, को मिसोजोम कहते हैं। मिसोजोम किसे कहते हैं कि जीवद्रव क्या कहता है कि एक विशेष झिल्लीमय संरचना होती है जो जीवद्रव झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। यानी जीवद्रव में जो कोशिका होती है उसके जो फैलाव से जो बनती है उसे क्या कहते हैं, मिसोजम कहते हैं। मिसोजम कहते हैं कि कोशिका है तो फैलेगा, और फैल के क्या होगा, विभाजित होगा। यह फैलाव पुटिका जो है नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह फैलाव जो कैसी होती है, फैलाव पुटिका नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रतिकृति व उसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी क्या करता है, तो सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्लीमय विस्तार होता है। कुछ मतलब प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जैसे कि नीलहरित जीवाणु, उनके कोशिका द्रव में क्या होता है, तो झिल्लीमय विस्तार होता है। झिल्लीमय विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, तो वर्णकी लवक कहते हैं। यानी झिल्लीमय विस्तार होगा। जैसे नीलहरित जीवाणु में क्या कहते हैं, नीलहरित जीवाणु में झिल्लीमय विस्तार होता है। उस प्रोसेस क्या कहलाता है, तो वर्णकी लवक कहलाता है। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वर्णक। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होता है। जीवाणु कोशिका जो होता है चलायमान या अचलायमान होता है। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। अगर चलायमान है तो कोशिका भित्ति की पतली संरचना मिलेगी, जिसे कशाभिका कहते हैं। या क्या कहलाएगा, तो कशाभिका। क्या कहलाएगा, तो कशाभिका कहलाएगा। और जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु में जो है जीवाणुओं की संख्या व विन्यास का क्रम क्या होता है, तो भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है। जीवाणु कशाभिका कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। पहला तंतु, दूसरा अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका सबसे बड़ा होता है। तंतु कशाभिका जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, तंतु कशाभिका। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव जो है झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50 50s व 30s की बनी होती है।
दो उप इकाइयों में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में 50s व 30s की वो बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। याद रखिएगा, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में जो है 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बने होते हैं। ये पूछता है कि 70s राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम के ऊपर जो है प्रोटीन क्या होता है, संश्लेषित होता है यानी रहता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए के संबंध से होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। बहुत ऐसे राइबोसोम होते हैं जो कि एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर श्रृंखला बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो बहुरा राइबोसोम कहते हैं अथवा बहुसूत्र कहते हैं। या तो बहुरा राइबोसोम कहेंगे या तो बहुसूत्र कहेंगे। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्वृष्टि पिंड के रूप में संचित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ जो होते हैं कोशिका द्रव में अंतर्वृष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। कोशिका द्रव में क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से पड़े रहेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्लाइकोजिन कणिका होती है, ग्लाइकोजिन कणिका हो गया, फॉस्फेट कणिका हो गया, साइनोफाइसिन हो गया कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिका, गैस रसधानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। इस समय मिलती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक्स अलैंगिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं क्या होते हैं, तो अलैंगिक होते हैं, लैंगिक नहीं होते हैं, अलैंगिक होते हैं। बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक जो है वो एक तरह से अलैंगिक होते हैं। वो जो विखंडन करते हैं वो किस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो बाइनरी विखंडन। बाइनरी याद रखिएगा, बाइनरी विखंडन के माध्यम से जो है वे प्रजनन करते हैं। क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी आम है। या तो क्षैतिज जीव भी होगा उसमें। याद रखिएगा कि बाइनरी विखंडन किस में होता है, तो प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोटिक में होता है। दूसरा पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक पढ़ लिए यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिका में जो दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यानी कोशिका में जो है दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखिएगा, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस होते हैं। क्रोमैटिन और क्या होता है, केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। केंद्रिका पाया जाता है यूकैरियोटिक में, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से, कि विशेषता अंगक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी कोशिका भित्ति की अगर बात की जाए तो कोशिका भित्ति जो प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या आता है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो उपस्थित होता है। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार के होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक में गोल्जिका की बात की जाए तो गोल्जिका जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में जो उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, तो उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, तो अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, तो उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति की बात की जाए तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक में है सेल्यूलोज की बनी होती है, क्या, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, तो उपस्थित होते हैं।
लाइसोसोम की बात कीजिए तो लाइसोसोम जो है ये जो है आपको अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं किस में, तो प्रोकैरियोटिक में। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम पे थे, लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं यूकैरियोटिक में क्या होते हैं तो उपस्थित होते हैं लाइसोसोम। केंद्रक झिल्ली के बारे में बात की जाए फिर से, तो केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं तो उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं तो उपस्थित होते हैं। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होते हैं किस में, तो प्रोकैरियोटिक में। किस में, तो प्रोकैरियोटिक में होते हैं डीएनए एकल सूत्र के रूप में, लेकिन यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं क्या, तो डीएनए किस में, यूकैरियोटिक में। कशाभिका के बारे में बात की जाए तो कशाभिका जो प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है, केवल एक तंतु का कशाभिका होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, लेकिन कुल 11 तंतु होते हैं कि इसमें यूकैरियोटिक में। इसमें एक तंतु होता है और इसमें कितना होता है तो 11 होता है। केंद्रिका के बारे में बात की जाए तो केंद्रिका अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रिका जो है अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में जो है उपस्थित होता है क्या, तो सेंट्रियोल। श्वसन जो है प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन जो है प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है क्या, श्वसन याद रखिएगा कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है यूकैरियोटिक में। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है लिंग प्रजनन। बाइनरी विधि द्वारा होता है उनका प्रजनन, लेकिन इसमें जो है पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है लिंग प्रजनन। प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, प्रोकैरियोटिक में जो है थाइलेकाइड में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है। ये इंपॉर्टेंट थाइलेकाइड पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका प्रकाश संश्लेषण किस भाग के द्वारा करते हैं, तो मतलब किस में होता है, तो थाइलेकाइड में होता है, और यूकैरियोटिक में जो प्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है किसमें, अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में। अर्धसूत्री प्रकार के प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो है अर्धसूत्री वो समसूत्री प्रकार के होते हैं। अर्धसूत्री वो समसूत्री प्रकार के होते हैं। कोशिका के मुख्य भाग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। कोशिका के मुख्य भाग पढ़ते हैं, जैसे कि कोशिका के मुख्य भाग में दिया कि मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। पहला आपको कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल वॉल जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, यह सेलुलोज का बना होता है। क्या, तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा में। सेलुलोज का बना होता है, यह भी सही है। यह कोशिका की निश्चित आकृति व आकार बनाए रखने में सहायता होता है। यह कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में क्या होता है, तो सहायक होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। यानी कोशिका के सभी अवयव जो है एक पतली सी झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोशिका के सभी अवयव जो एक परत झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, इसे क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली। या अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका के अंदर जाने वाले अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना है। कोशिका से अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का क्या करना है, निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली जो लिपिड की बनी होती है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। यह जो लिपिड घटक है फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं।
बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है तो पाया जाता है। नोट एक दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कोशिका झिल्ली का जो उन्नत नमूना है आपको 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा पारित किया गया। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे जो है तरल किमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार जो है लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। द्विसतह के भीतर प्रोटीन जो है पार्श्विक गति करता है। पार्श्विक गति करता है किसके अंदर तो तरल किमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। तरल किमिर नमूना में इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण जो है द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन जो है पार्श्विक गति करता है। तीसरा पढ़ते हैं तारका यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज बॉबेडी ने किया था। सेंट्रोसोम खोज किसने किया था? बॉबेडी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया तो बॉबेडी ने किया। याद रखिएगा यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या तो तारका यानी सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा। तारका यानी सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती है। तारका के अंदर जो है एक या दो कण जैसी रचनाएं होती है, जिसे क्या कहेंगे तो सेंट्रियोल कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे? सेंट्रियोल कहेंगे। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में यह क्या करता है तो ध्रुव का निर्माण करता है। कौन? तो सेंट्रियोल। क्या करता है? सेंट्रियोल। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है सेंट्रियोल। अंतःद्रव्य जालिका की बात करें इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की अगर बात करें यानी चौथे नंबर अंतःद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावक जालिका तंत्र बिखरा रहता है। अंतःद्रव्य जालिका की अगर बात करें इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की तो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। यानी राइबोसोम जो प्रायः अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर ही क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। जिस अंतःद्रव्य जालिका के सतह पर क्या होता है तो यह राइबोसोम मिलते हैं। क्या करते हैं? राइबोसोम मिलते हैं। इसी अंतःद्रव्य जालिका पर क्या होता है तो राइबोसोम मिलते हैं। उसे खुरदरी अंतःद्रव्य का जालिका कहते हैं। इसे ही खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रव्य जालिका चिकनी लगती है। राइबोसोम की अगर अनुपस्थिति हो जाती है तो अंतःद्रव्य जालिका क्या होती है तो अनुपस्थित होती है। अतः इसे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। उनमें खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। क्या है कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका जो है प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड के भांति एस्ट्राडल हार्मोन चिकने क्या गया कि लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। ठीक है, लिपिड के भांति जो है एस्ट्राइडल हार्मोन चिकने अंतःद्रव्य जालिका में ही होता है। लिपिड भांति जो है एस्ट्राइडल हार्मोन जो है चिकने अंतःद्रव्य जालिका में ही होता है। लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं, ये याद रखिएगा। ईआर का जो मुख्य कार्य है उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है कि ईआर का जो मुख्य कार्य है, आपको ईआर का यानी इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का जो मुख्य कार्य है उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियाँ, जिससे कि हो गया आपको कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचलन किया जाता है। सामान्यतः जो है इसके द्वारा जो है कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में
पदार्थों का क्या करना, संचलन किया जाता है इनके द्वारा ही। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचलन करना है जो कि विभिन्न झिल्ली का, जैसे हो गया कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, इन सबों का निर्माण करना है। सामान्यतः इसके द्वारा जो है कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचलन किया जाता है। यानी इनके द्वारा ही जो है कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, तो पदार्थों का संचलन किया जाता है। ईआर का पढ़ लिया। आगे जो आपको राइबोसोम है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद गोल्जी का है, लाइसोसोम है, लवक है। इसी तरह से जो है चैप्टर 2 को पार्ट 2 क्लास लाएंगे, थोड़ी सी बड़ी हो गई आज। आगे क्लास में हम करेंगे कहाँ से, तो आज हम कर रहे हैं कोशिका झिल्ली हो गया, तारकाय हो गया, अंतःद्रव्य जालिका हो गया, या अंतःद्रव्य जालिका पूरा हो गया राइबोसोम से। राइबोसोम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2, इसके लाएंगे, ख़त्म कर देंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में नेक्स्ट चैप्टर को भी ऐड कर देंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यह क्लास आपको रेगुलर चलेगी, अल्टरनेटिव वे में चलेगी, और यह जो है लेंथ इसकी 45 से 50 मिनट रहेगी, क्योंकि ख़त्म करना भी ज़रूरी है इसको जल्दी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।